नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है उसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो पढ़ चुके हैं टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है हमारा, एक निगेटिव होता है। और दूसरी चीज क्या है इसमें, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब जैसे अपन बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज जैसे एक जैसे दिखने वाले, और निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करें। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस में हम कैसे लेंगे, मान लेंगे मान लो पॉजिटिव और निगेटिव, यही होगा हमारा अनलाइक चार्ज, क्योंकि दो ही चार्जेस होते हैं। तो ये जो दो चार्जेस है हमारे, ये चार्ज जो है क्या हमारे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारा वो ये है कि जो चार्जेस होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर। क्या चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मान लो हमारे पास कोई जैसा सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में मान लो +3 इलेक्ट्रॉन है, -2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मान लो +3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स है इसके। तो मेरे को यदि पूछेगा कि ये पूरे सिस्टम का कितना चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इसको ऐड कर दूंगा। मतलब 3 + 1 4 और 4 - 2 2। इस सिस्टम में एक्चुअली यदि मैं बोलूंगा तो +2 इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ये इसलिए होता है बेसिकली क्योंकि हमारा चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के कारण जो है हम चार्ज को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी जैसा सिस्टम बोला, यदि +3 इलेक्ट्रॉन है, +3 इलेक्ट्रॉन है और -2 इलेक्ट्रॉन है, और हमको पूछा कि सिस्टम में कितना चार्ज है, तो हम सीधा ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, +3 + E -2E = +2। क्योंकि चार्जेस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम ऐसे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं एक डिस्टेंस की एग्जांपल लूं कि मैं मान लो वहां से यहां तक चला और वहां से यहां तक आ गया, तो यदि मैं इससे डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैं बोला कि मैं वहां से वहां तक चला, दीवार तक, और मैं वापस आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं सीधा सीधा जो है यहां से वहां तक के डिस्टेंस उसको मैं डबल कर दूंगा। वैसे चार्जेस जो है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम उसको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं बिना सोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए जो प्रॉपर्टी है स्केलर बेस्ड है, इसलिए जो चार्जेस है हमारे एडिटिव इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं क्या बोलता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि किसी भी बॉडी पे चार्ज या बॉडी में यदि हम इलेक्ट्रोसिटी के हिसाब से 3 चीज हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो उसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो यदि हम बोले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि यदि किसी भी बॉडी में चार्ज आ रहा है, इफ ए बॉडी इज एक्वायरिंग ए चार्ज, then it can be only in terms of integral multiples of E। देखते क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि चार्ज acquired by a body can only be in integral multiple of E।
या फिर इसको हम दूसरे मैथमेटिकल, इसी डेफिनेशन को यदि मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, तो ऐसा आ जाएगा ना, Q इक्वल टू प्लस माइनस n, वेयर E इज द चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। ये जो है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें n जो है n इज इंटीजर। ठीक है, तो मैंने अभी वही चीज बोली कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि जो चार्ज यदि किसी भी बॉडी पे आ रहा है, हमारे पास तीन इलेक्ट्रोसिटी में तीन चीज हो सकती है, या तो बॉडी न्यूट्रल होगी, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा। तो मान लो एक बॉडी न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल बॉडी ले लो सबसे, इसमें कोई चार्ज नहीं। तो यदि इसमें चार्ज आ रहा है, पहले न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज, तो इसमें दो चीज हो सकती है। न्यूट्रल के हिसाब से देखें, न्यूट्रल का मैं रेफरेंस ले लूं, अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो इसमें निगेटिव चार्ज। तो ये एक प्रवृत्ति, यदि इसमें कोई भी चार्ज आए, चाहे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई होगा, वेयर एन इज इंटीजर। देखते कैसे, फॉर एग्जांपल यदि न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये बॉडी जो है, अब इसमें जो है +5 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब मैं मान लो इससे यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो इसमें +1 चार्ज आएगा। ठीक है, अब यदि इसी बॉडी में मैं क्या बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो +2 इलेक्ट्रॉन +2 ही चार्ज आएगा। लेकिन क्या है, कभी भी मैं इसमें 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2, मतलब फ्रैक्शन में इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल, क्योंकि हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ई है। इसे किसी में भी चार्ज आएगा यदि, तो वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई होगा। तो ये जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके से देखें, एग्जांपल ले लें। जैसे मैंने बोला कि एक चार्ज है बॉडी में 10/3, ठीक है, 10/2, ठीक है, 5/3। तो मैं ये इन तीनों में से देखूंगा कि कौन कौन से जो है चार्ज बॉडी में है वो पॉसिबल है। तो हमारा ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, 8, 2, 5, 10 है, ये वाला चार्ज पॉसिबल है और ये वाला चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये हमारा जो है इंटीजर। तो हमारा जो ये था कंसेप्ट कि एन ई में ये जो एन है हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो है हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो एन होता है वो इंटीजर। तो ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब मान लो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, इसमें मान लो पहले था यहाँ पे मान लो 3 पार्टिकल है, +3 चार्ज, -3 चार्ज और +2 चार्ज। ठीक है, तो हमेशा जो सिस्टम में आइसोलेटेड है यदि मैं, तो ये हमेशा इसमें चार्ज होगा 3 + 2, ऐड करो इसको, 3 + 2 5, 5 - 1 4। तो कुछ भी हो जाए, ये जो पूरी वो है सिस्टम है, इसमें जो चार्ज रहेगा हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है हमेशा वैलिड है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यदि बाहर से इसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है और यहाँ से कोई चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए इसको आइसोलेटेड बोला गया। ठीक है, तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमको ये बोलती है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज,
while charge cannot exist without mass। देखते हैं प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो भी पढ़ा था 11 में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, वर्क ऑन एनर्जी, इसमें मान लो 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है 5 kg का ब्लॉक है, तो अब इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी, उसमें कोई चार्ज हम लेते नहीं है। तो वही बोल रहे हैं मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल यदि कोई भी चीज उसका मास नहीं है तो उसका चार्ज नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी बोली। फॉर एग्जांपल यदि मैं इलेक्ट्रॉन का भी देखूंगा, इलेक्ट्रॉन का देखूंगा तो इसमें 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम चार्ज है माइनस, ठीक है, लेकिन इसका मास भी है, भले इसका मास बहुत कम है 9.1 × 10⁻31 10⁻31 kg है, लेकिन मास क्योंकि इसका मास है इसलिए इसका चार्ज है। यदि कोई ऐसी चीज है जिसका मास नहीं होगा तो उसका जो चार्ज जो है वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे हम पर बोल देते हैं, अपन बोले गामा रेस बोल ले या फिर प्रोटॉन बोल ले, तो उसका रेस्ट मास 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले गामा रे ले लेते हैं, गामा रेस, ठीक है, तो इसमें गामा रेस में क्या है, चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता। तो चार्ज इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका मास ही नहीं होता, क्योंकि हम गामा रेस को मासलेस बोलते हैं इसलिए इसका चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज यदि है तो उसका मास जरूर होगा, और जो मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ये इसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये मास एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें इसलिए चार्ज नहीं है क्योंकि इसका मास नहीं है, मतलब मास बहुत जरूरी है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को देख लेंगे तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, -6 × -1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका जो मास है 9.1 10⁻⁻। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, तो सिक्स प्रॉपर्टी हमारा ये बोलता है कि चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड व्हाइल मास कैन चेंज विद स्पीड। ये दो प्रॉपर्टीज है लास्ट की, चार्ज और मास की है, व्हाइल मास कैन चेंज विद स्पीड। तो समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं, समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोला मैंने, ये बॉडी है, ठीक है, जिसमें मास m है, ठीक है, चार्ज मान लेते हैं +2e मान लेते हैं। अभी बॉडी मान लो एक c/2 स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जिसमें जो हमारा जो c है स्पीड ऑफ लाइट, तो कितनी भी स्पीड से ट्रैवल करे इसका चार्ज हमेशा 2e रहेगा, मतलब चार्ज जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, मास किस तरह से स्पीड के साथ चेंज होता है, तो मास एट एनी स्पीड इक्वल्स टू m0/√1 - v²/c²। ये जो है हमारा ये क्वांटिटी, तो इस तरह से जो है मास हमारा वेरी करता है। तो मान लो यदि ये c/2 है, तो c/2 पे जो इसका मास जो है चेंज हो जाएगा स्पीड के साथ। तो यहाँ पे डाल दो c, ये हो जाएगा हमारा c²/4, 1 - 1/4, ये ठीक है, 4 - 1, ये मतलब ये हो जाएगा 2/√3 m0 आ जाता है मास। इसका मतलब ये है जो मास है हमारा जो है वो हमारा स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज जो है हमारा स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। अच्छा, तो हम जितने भी कोशिश करते थे, लॉज ऑफ मोशन में करते थे, काइनेमेटिक्स में करते थे, उसमें हम जो स्पीड लेते थे या कितने लेते थे, 10 मीटर/सेकंड लेंगे, या तो 100 मीटर/सेकंड लेंगे, या 1000 मीटर/सेकंड लेंगे। अब यहाँ पे यदि हम इसको पुट करें तो 10 मीटर/सेकंड का स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी जो है लगभग ये नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए जो है इसका मास जो है चेंज नहीं होता है। हमारे जितने भी काइनेमेटिक्स है, जैसे हमारा न्यूटन लॉ है, वर्क ऑन एनर्जी, इसलिए हमारा मास को हम चेंज नहीं मानते। लेकिन यदि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट यदि एक बॉडी चल रही है
तो उसका जो चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन मास जो है उसका चेंज हो सकता है, उसका फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें m नॉट को ऐसा भी लिख सकते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब ये होता है कि यदि रेस्ट पे है मतलब उसकी जब स्पीड 0 है तो उसका मास क्या है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी चीज क्या है, हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं यदि ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं है, इसलिए हमारे जो सारे जो मैकेनिक्स है उसमें मास कांस्टेंट ही रहता है। ये चीज समझ में आए, इस चीज को लिख लीजिए। तो ये जो है हमारी जो है 6 प्रॉपर्टीज जो हुई इलेक्ट्रो चार्जेस की, ये होगी, ये याद रखनी चाहिए हमारी। इसमें जो लास्ट दो प्रॉपर्टी है मास और चार्ज के बारे में है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, है ना। तो अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यदि मेरे को क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज और मैं बताता हूं, मैंने बताया तुझे 3 चीज हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। या तो बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, या तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो बॉडी में निगेटिव चार्ज। तो मान लो यदि ये न्यूट्रल बॉडी, यदि उसमें चार्ज आ रहा होगा इसका मतलब कभी ना कभी वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा या तो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि 3 ही चीज हो सकती है, ठीक है। तो मान लो इसको न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा हम इस तरह से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स कम है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में इसमें और क्या हो सकता है, इसमें एक निगेटिव चार्ज आ सकता है। तो निगेटिव चार्ज को हमेशा मानेंगे हम दैट इट हैज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब फॉर एग्जांपल है कि बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है न्यूट्रल बॉडी? इसमें मान लो यदि +5, अब इसमें +5 भी चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इससे 5 जो इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिए गए, तो इसलिए जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इसी में हम इलेक्ट्रॉन्स हम डाल देंगे तो उसमें निगेटिव चार्ज आएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं एक न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मान लो इसमें 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे मेन चीज है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जो है मूव करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये जो है ये पॉजिटिव निगेटिव इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर, तो इसमें कितना बच गया, +2 चार्ज। मतलब न्यूट्रल से अब ये जो है +2 चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। अच्छा, अब वही यदि हम देखें इसको, अभी वापस से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यदि इसमें मान लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाता हूं, अभी ये इसमें 0 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन में लाया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले, तो ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब इसमें कितना चार्ज हो गया, इसमें जो चार्ज हो गया -3, अब ये जो है ये निगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि हमने न्यूट्रल को रेफरेंस लेते हुए यदि उसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए पहले के रिस्पेक्ट में तो उसमें निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो चीज है हमें पता होना चाहिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हम देखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है देखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, और यदि निगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, उसमें न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि ये क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, हमारी जो
क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी वो क्या होती है, Q इक्वल टू N। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को तो नहीं निकालना है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या कर दूंगा, सीधे सीधे Q इक्वल टू N लगूंगा। अच्छा कितना चार्ज है इसमें, नेगेटिव चार्ज बनिए 1 कूलम इक्वल टू N इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। तो इसमें जो N की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 90। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10/16 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 90। तो 5/8 इंटू 10 टू द पावर 19 जो है ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, मैंने फिर वही बोला था कि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में जो है इसमें निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक्सिस में, इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक्सिस में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है उससे हम एन निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड से, और उसमें निगेटिव चार्ज है उसमें मतलब न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ये मैं क्वेश्चन करूं और थोड़ा क्लियर होगा। तो स्फीयर है, ठीक है, इन दोनों मास सेम, ठीक है, सेम मास, सेम मास। अब कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इसमें जो है प्लस एक्स यूनिट मान लो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस एक्स यूनिट चार्ज है, और ये पहले इनिशियली दोनों न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अब कुछ समय बाद क्या इसमें प्लस एक्स यूनिट चार्ज है और इसमें मान लो माइनस एक्स यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो मेरे को ऑप्शन क्या पूछा है कि ए का जो मास है वो बढ़ेगा, बी का मास जो है घटेगा। ऑप्शन 2 है कि अपन का जो ए का मास है वो घटेगा, ठीक है, बी का मास है बढ़ेगा। ऑप्शन सी जो है ए का मास भी घटेगा, बी का मास भी घटेगा। ऑप्शन डी जो है दोनों का मास जो है बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को 2 मिनट थोड़ा सोचिए फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों स्फीयर है, इन दोनों का मास सेम है, ठीक है, मास सेम है और दोनों पहले इनिशियली न्यूट्रल है। अच्छा कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें एक्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसमें उतना ही एक्स यूनिट जो है निगेटिव चार्ज है। तो 4 ऑप्शन बताया रहा है कि मासेस में क्या फर्क आएगा, मतलब ए का मास बढ़ेगा बी का मास घटेगा, ए का मास घटेगा बी का मास बढ़ेगा। ऑप्शन सी है ए का मास भी घटेगा बी का मास भी घटेगा, ठीक है। ऑप्शन डी है ए का मास घटेगा बी का मास भी बढ़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले सेम मास है और दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, एक्स यूनिट मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, इसका डेफिनेटली है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निकल गया होगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। अच्छा इसमें एक्स यूनिट निगेटिव चार्ज आया, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आया होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकल, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, मतलब इसमें जो है मास कम हो रहा होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इसका मास बढ़ रहा होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का जो मास है बाद में घट जाएगा और बी का जो मास है बाद में बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आया कि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ही हम जो है 3 चीज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी में, या तो न्यूट्रल हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है। यदि हम न्यूट्रल को रेफरेंस ले लें तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसकी डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, और यदि हम निगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ चार्ज है। ये हमारे जो है ये ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क,
तो यदि ग्लास रॉड को मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूं तो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया, सबसे पहले बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ में निगेटिव चार्ज आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क क्लॉथ में निगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन अब ये है इसमें कि इसमें कहां से कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, देखो बेटा, जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ग्लास रॉड में और सिल्क क्लॉथ में हमारा निगेटिव चार्ज आ रहा है। हमारे पहले दोनों न्यूट्रल थे और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हो गया होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और सिल्क क्लॉथ में मेरा निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया होगा अपना इलेक्ट्रॉन एक्सिस। तो इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से हमारा सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर किया। तो यही क्वेश्चन पूछता है, तो बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। या फिर इसको दूसरे एस्पेक्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड का जो मास है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ट्रांसफर तो नहीं होते, तो ग्लास रॉड का मास यदि हम प्रिफरेबली देखेंगे तो ग्लास रॉड का मास जो है घट जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसमें इलेक्ट्रॉन यदि आ गए तो सिल्क क्लॉथ का जो है थोड़ा सा मास जो है वो जो है बढ़ जाएगा। हालांकि इतना ज्यादा मास में अंतर नहीं आता, थोड़ा ही जो मास जो है वो बहुत कम जो है फर्क पड़ता है। लेकिन यदि फिर भी कोई पूछ ले कि क्या एक्चुअल में है, तो हम बोलेंगे ग्लास रॉड का मास जो है प्रिफरेबली जो घट जाएगा और सिल्क क्लॉथ का जो मास जो है प्रिफरेबली हमारा बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा जो है नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो है हमारे क्वेश्चंस है, ठीक है ना।